Good morning, dear students. I hope you are well at your home. Once again, I came YouTube video series. Today, we will discuss about judiciary, lesson 6 of civics. Now start इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है 3 ऑर्गन से होता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेटिव, सेकंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड ऑर्गन जुडिशरी, यानी फर्स्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं और थर्ड ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जुडिशरी का जो है, न्यायपालिका का है, विशेष रोल होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। खास करके जिस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उस देश के लिए विशेष महत्व होता है। जहाँ पर राजतंत्र होते हैं वहाँ राजा ही फैसला देते हैं, जहाँ पे अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप होता है वहाँ पे डिक्टेटर ही फैसला देते हैं। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा कई तरह के इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, कई तरह के केसेज को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, कई तरह के विवादों का निपटारण किया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी बात को पढ़ेंगे। कंपोजिशन देखिए, हमारे देश में जो पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे देश में जो न्यायिक सिस्टम है, जो आपको जुडिशरी सिस्टम है, वो एकहरी और एकीकृत है। एकहरी और एकीकृत यानी श्रृंखलाबद्ध है ना, एक माने शिखरनुमा है। सबसे ऊंचे शिखर पे जो है सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है, ठीक है। उसके नीचे में डिफरेंट स्टेट्स में हाई कोर्ट्स है। हालांकि कुछ राज्य में हाई कोर्ट्स नहीं है, उसको बगल के हाई कोर्ट्स के साथ अटैच कर दिया गया है। फिर प्रत्येक स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो इस तरह से क्रमशः बढ़ते एवं शिखर पे एक सुप्रीम कोर्ट रह जाती है, यानी एकहारी और एकीकृत आपको न्यायपालिका सिस्टम है। तो सुप्रीम कोर्ट, इनका कंपोजिशन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान में कंपोजिशन है 30+1 है, यानी 30+1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 अदर जजेज है और एक जज जो है आपको CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। हालांकि तीनों का माने 31 जो जजेज हुए, 31 का सेम महत्व है, लेकिन उसमें से एक जज को जो है हेड माना गया है। सबको सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करते रहे, कैसे अच्छे ढंग से रन करे, कैसे माने अच्छे ढंग से काम करते रहे। तो इस काम को और अच्छे ढंग से करवाने के लिए एक व्यक्ति को, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनको CJI के रूप में नामित किया जाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, कंपोजिशन हो गया। और देखिए उसके बाद क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कम से कम हाई कोर्ट में वह 5 वर्ष तक वह जज रह चुके हो, है ना, वो भारत के नागरिक हो और राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून के अच्छे जानकार हो, अनुभवी हो, ठीक है। उसके बाद है पे एंड अलाउंसेज। सुप्रीम कोर्ट CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको 2,80,000 रुपये मिलता है, ठीक है। और अदर जजेज को आपको 2,50,000 मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस होते हैं उसको 2,80,000 रुपया, और अदर जजेज को आपको 2,50,000 मिलता है। हालांकि पहले बहुत कम था, उसको डायरेक्ट डबल बढ़ाया गया, ठीक है। और अलाउंसेज कई तरह के भत्ता भी मिलती है उसके, उन्हें कार मिलता है, ड्राइवर के साथ मिलता है, उनके ऑफिस मिलता है, रहने का आवास मिलता है, जो जिससे अपने काम को अच्छे ढंग से कर सके, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती है, और भी कई तरह के भत्ता है उनको दी जाती है। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं वो अपने आयु कोई निश्चित आयु नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेज जो है 65 वर्ष है, यानी 65 वर्ष के आयु तक प्रायः सुप्रीम कोर्ट में जज बन के जाते हैं। उनकी आयु बहुत हो गई रहती है, बहुत ही मैच्योर्ड हो गए रहते हैं, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए रहते हैं, और बहुत ही कम ही अवधि बच जाती है, तब जाकर वो वहाँ पहुँच पाते हैं। और लास्ट स्टेज जो है आपको 65 ईयर्स तक है, यानी 35 वर्ष तक वो वहाँ पर जज रह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है
टर्म ऑफ ऑफिस। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जब एक बार वो अपॉइंट हो जाते तो वो अपने मन माने वो अपने अवधि तक रहेंगे, लेकिन यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद को सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें पद से इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है ना, विशेष अधिकार। जैसे देखिए पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, यानी मूल अधिकार। देखिए इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फिर कंट्री स्टेट्स या स्टेट्स और कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है उसको सॉल्व करता है। चाहे देश या राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट्स होता है, या राज्य के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, या फिर किसी व्यक्ति और राज्य के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, या किसी व्यक्ति या केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, इन सब के मामले में जो सॉल्व करने के जो अधिकार है आपको सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सॉल्व करती है, तो ये इसी में आता है। और दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शंस, यानी अपीलीय न्यायिक अधिकार। जैसा देखिए जब हाई कोर्ट में मामला सॉल्व नहीं होता है, जब हाई कोर्ट के फैसला से कोई व्यक्ति या कोई संस्था या सरकार जब संतुष्ट नहीं होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती है और वहां पे गुहार लगाती है, तो वहां भी बहस होता है और वहां से जो फैसला आता है उसको मानना पड़ता है। तो ये अपीलेट हो गया। और तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार के संरक्षक होते हैं। मूल अधिकार का बचाना, उसे लागू करना सुप्रीम कोर्ट के ऑथोरिटी की बात है। वही उसको बचाते हैं, वही उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसके बाद है एडवाइजरी और कंसोलिडेशन जुरिडिक्शंस, यानी एडवाइजरी यानी ये हो गया कि परामर्श, यानी परामर्श दात्री के रूप में जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कोई ऐसा कानूनी मुद्दों पे, कोई ऐसे लीगल इश्यूज पे जो सार्वजनिक हित के जुड़े हुए बात है, तो वह सीजेआई से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। किसी भी कानून के मामले में उनसे मशविरा एडवाइजरी मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें देते हैं। हालांकि राष्ट्रपति उनको मानने के बाद नहीं होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, हमारे संविधान के अभिभावक है, गार्जियन है, उसके संरक्षक है। उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने देने का एक अभिभावक के रूप में अपना व्यवहार करते हैं। उसे कोई इलीगल छेड़छाड़ ना करे, उसमें कोई बदलाव ना करे, इस बात की भी देखभाल आपको सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। यानी पॉजिटिव बदलाव उसमें हो सकता है, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। उसके बाद है कोर्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है, जो भी जजमेंट होता है, वह जो है एज ए रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं भारत के अन्य न्यायालय के लिए, चाहे हाई कोर्ट के लिए या सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। एक तरह से यह आपको रिकॉर्ड के अभिलेख के रूप में काम करता है और उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो ये उनका जो है जुरिडिक्शंस था। उसके बाद है डिफरेंट हाई कोर्ट स्टेट्स में आपको हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ ऐसा भी राज्य है जहां पर हाई कोर्ट नहीं है, तो उसको बगल वाले राज्य से अटैच कर दिया गया है। ठीक है। तो हाई कोर्ट में जो ये उस राज्य की विषय वस्तु को सुनते हैं। मान लीजिए बिहार की जो हाई कोर्ट पटना में है, तो बिहार से संबंधित जो मामला है उसको वो सुनते हैं। ठीक है। फिर आपको वेस्ट बंगाल में जो हाई कोर्ट्स है उसके जुरिडिक्शन में आपको अंडमान निकोबार के क्षेत्र भी आते हैं, तो वहाँ की बात भी सुनते हैं और वेस्ट बंगाल की भी बात सुनते हैं। लेकिन बिहार के जो हाई कोर्ट्स हैं केवल बिहार के लिए ही है। तो बिहार के जो भी इश्यूज होते हैं, बिहार के जो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसका जो मामला जब आता है तो हाई कोर्ट में ही जाता है और वहीं पे उसकी सुनवाई होती है, उन पे फैसला दिए जाते हैं। तो इनका कंपोजिशन देखिए, डिफरेंट हाई कोर्ट का जो कंपोजिशन है, स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग है। मैटर करता है कि वहाँ पे वर्क का प्रेशर कितना है। ठीक है। यदि वर्क का प्रेशर अधिक रहता है तो जजेस की संख्या अधिक हो सकती है, यदि कम रहेगा तो फिर कम जजेज होती है। ठीक है। तो ऐसे होता है। अपॉइंटमेंट, इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, इसकी जो नियुक्ति होती है, आपको राष्ट्रपति के थ्रू करते हैं। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, सीजेआई या फिर अदर जजेज जो होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और सीजेआई को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और सीजेआई जो है अन्य जजेज को शपथ दिलाते हैं। ठीक है।
उसी प्रकार से डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति आपको प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे परामर्श लेकर के उस राज्य में आपको जजेस की नियुक्ति करते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी, इसमें इसका जो योग्यता जो है वो पहला भारत का नागरिक हो। दूसरी ये योग्यता है कि वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्याय के पद पे हो। जो जुडिशरी एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास करके जो न्याय के पद पे वो 10 वर्ष तक रहे हो, और वह 10 वर्षों तक उस राज्य के आपको एडवोकेट के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में रहे हो, और राज्यपाल की नज़र में कानून का अच्छी जानकार हो, तो वैसे व्यक्ति को आपको इनके रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद पे एंड अलाउंसेज, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उन्हें 2,50,000 सैलरी के रूप में मिलता है। हालांकि आपकी किताब में कुछ कम बातें बताई गई है, कुछ कम बताई गई है, उसको जो है 2,50,000 मिलता है। फिर हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो और जज होते हैं उन्हें 2,25,000 मिलता है। 2,25,000, बुक में 1 लाख ही दिया है, जो नहीं है 2,25,000 मिलता है, ठीक। और इनके अलावा उन्हें रहने के लिए आवास, गाड़ी की सुविधा, है ना, ऑफिस मिलता है जिससे वो अपने काम को अच्छे ढंग से निर्वहन कर सके, ये सारी सुविधाएं मिलती है। फिर जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, देखिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है, तो जितने भी आपको राज्य से रिलेटेड मुद्दा है, चाहे सरकार, राज्य सरकार के बीच में या किसी व्यक्ति के बीच में या राज्य सरकार या संस्था के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में जो मुद्दा होता है, इश्यूज होता है, उसको सॉल्व करने का अधिकार आपको उस राज्य के हाई कोर्ट को है, ठीक है। फिर अपीलेट जुरिडिक्शंस, उस राज्य में जितने ही सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तो वहां से जो मामला, जो वहां से जो इश्यूज आता है हाई कोर्ट में, वहां जो लोग अपील करते हैं हाई कोर्ट में, तो उसको भी आपको हाई कोर्ट सुनते हैं, उस पर जिरह करते हैं और अपने निर्णय देते हैं। जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो आगे हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। देखिए ये जो कोर्ट होते हैं जिला स्तर पे होते हैं, प्रत्येक जिला में आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। फिर जिला कोर्ट हो गए, जिला से अधिक में आपको अनुमंडल स्तर पे भी कोर्ट होता है। तो इन सबों को जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में रखा जाता है ना, अधीनस्थ न्यायालय के रूप में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ जो है जिला कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है 2 तरह का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और एक रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं। देखिए प्राय 2 तरह के इश्यूज होते हैं, एक सिविल केसेज होते हैं और एक क्रिमिनल केसेज होते हैं। तो सिविल केस को जो सुनने वाले आपको जजेज होते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और क्रिमिनल केस को जो सुनने वाले जजेज होते हैं वो आपको सेशन जज कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक जिला में जो एक जज होते हैं, उस जिला का जो चीफ लीगल ऑफिसर जो होते हैं वो एक ही जज होते हैं, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफिस में जाकर के वो अलग अलग ढंग के मामला को सुनते हैं, ठीक है। तो ये आपको केवल सिविल मामला को सुनने वाले डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और क्रिमिनल मामला को सुनने वाले आपको सेशन जज होते हैं, ठीक है। इस तरह से मामला को होता है, और इसको मदद करने के लिए उसके नीचे में और सारे ऑफिसर होते हैं, जैसे आपको फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं, थर्ड क्लास ऑफिसर होते हैं। तो ये न्यायिक अधिकारी होते हैं। इसकी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होती है, और जो लीगल के डिग्री लिए रहते हैं, कानून की डिग्री लिए रहते हैं, वो इस एग्जाम में बैठते हैं, पास करते हैं और इस ऑफिसर ग्रुप में अपॉइंट होते हैं और प्रमोशन पाते पाते डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, फिर हाईकोर्ट में आते हैं। तो ये उनकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, कितना वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करता है, उतना वो आगे प्रमोशन पा जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में दूसरा एक जो होता है रेवेन्यू कोर्ट्स होता है, वहाँ आपको रेवेन्यू से रिलेटेड है, लगान से रिलेटेड, आपको टैक्स से रिलेटेड जो है मामला को देखभाल किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो एक माने रेवेन्यू को कलेक्शन करने का जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके जो चीफ ऑफिसर होते हैं, डिविजनल कमिश्नर होते हैं, जो प्रमंडल में होते हैं, प्रमंडलीय आयुक्त जिसको कहते हैं, और प्रत्येक जिला में जो इसका हेड होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उप प्रमंडलीय आयुक्त जिसको भी कह सकते हैं। उसके बाद जो होते हैं आपको उसी को, उपायुक्त को ही आपको कलेक्टर भी कहते हैं। हालांकि अभी के समय में ये डीएम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जुडिशरी का सिस्टम होता है, और क्रमशः सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामला जब बढ़ती है तो हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट से मामला बढ़ते हैं तो आपको
सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे मामला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, चूँकि न्यायपालिका पे वर्क का प्रेशर ज़्यादा है, काम के बोझ को ज़्यादा को कम करने के लिए, इसके उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए और आपसी समझौता के से और माने सामंजस्य के साथ आपको मामला को सॉल्व करने के लिए, कॉर्डियल भावना के साथ सॉल्व करने के लिए आपको लोक अदालत की शुरुआत की गई है। फर्स्ट लोक अदालत जो है आपको 1985 ईस्वी में न्यू दिल्ली में आपको शुरुआत किया गया था। उसमें आपको उस समय 150 केसेस को सॉल्व किया गया था और ये केसेस को सॉल्व जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, यानी आपसी समझ के साथ उसको सॉल्व किया जाता है। और इसमें जो एक बार मामला सॉल्व हो जाता है तो प्राय उसको अन्य कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन उस मामला को दोनों पक्ष और विपक्ष जो होते दोनों के सहमति से मामला को सॉल्व कर दिया जाता है और इस तरह से न्यायपालिका पर जो वर्क का बर्डन है उसको कम किया जाता है। और इसी उद्देश्य से उसको शुरुआत भी किया गया है, जो न्यायपालिका का जो वर्क का जो बर्डन है उसको कम किया जाए। ठीक है, उसे और आपसी समझौता के साथ, न कि बाय फोर्स, है ना, इसलिए उसको सॉल्व किया जाता है और इस तरह से न्यायपालिका को जल्दी लोगों को न्याय मिल पाता है और केस का जो बर्डन है वो भी कम हो पाता है। तो यही आपका चैप्टर था। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फिर लाइक्स कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी टाइप का वीडियोज आपको मिलता रहे। अन्य चैप्टर का भी वीडियोज बनाऊंगा आगे आने वाले समय में। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके।